नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने अभी तक सीटेट का एग्जाम दिया है और पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आज की जो क्लास है गणित पेडागोजी की देखना न भूलें, क्योंकि आज हम जानेंगे प्रश्न में ही उस ट्रिक को खोजेंगे जिसके द्वारा आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन में। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। परमाज कैसन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए, सभी प्रश्नों में हम क्या करेंगे, एक कॉमन चीज खोजेंगे और उस कॉमन चीज के अनुसार ही हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला हमारा करा कि गणित के शिक्षण में खेल और गतिविधि किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। करा कि जो गणित है वो सिखाने में खेल विधि का जो गतिविधियां होती हैं वो उसकी पूर्ति क्या करता है। तो पहला करा कि केवल मनोरंजन के लिए। देखिए, केवल शब्द जहां पर आए उसे काटिएगा क्योंकि निगेटिव वर्ड है। दूसरा करा है कि समय व्यतीत करने के लिए। देखिए, समय व्यतीत करने के लिए नहीं होता, जब भी क्लास में बच्चा पढ़ता है तो वो एक उद्देश्य के लिए पढ़ता है, तो व्यतीत करने के लिए नहीं, समय गंवाने के लिए नहीं होता है, तो ये गलत है। तीसरा हमारा करा है कि बच्चों को विषय में रुचि जगाने और संकल्पनाओं को अनुभव जन्य बनाने के लिए। अनुभव जन्य का मतलब होता है खेल खेल में दूसरे चीजों को सीख लें। तो यही होगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ। अब देखिए कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज ये है कि गणित शिक्षण में खेल और गतिविधियों को बात किया है, एक उद्देश्य की बात किया है। तो आप देखिए तीसरे में देखिए कि इसमें अगर खेल खेलेगा बालक तो रुचि भी लेगा और संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से सीखेगा भी, और अनुभवजन्य मतलब क्या है कि एक अनुभव सीखेगा। तो ये था पहले का उत्तर। आपका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या भी रखे हैं ताकि आपकी डाउट जो है क्लियर होते चले। देखिए, इसका राइट आंसर आपका तीसरा था। इसमें कहा गया कि खेल और गतिविधियों से बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय बनाती है, जिससे वे गणित की अवधारणाओं को अनुभव के साथ समझते हैं। मतलब खेल खेल के साथ अनुभव के साथ सीख लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। इसमें भी देखें कि कौन सा कॉमन चीज है। यहाँ पे कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित का शिक्षक छात्रों से खुद उत्तर खोजने के लिए क्यों कहता है। मतलब कह रहा है कि जो एक टीचर है वो बालक को खुद से कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित करता है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे ताकि वह काम से बच सके। देखिए, काम से बचने के लिए नहीं, क्योंकि आप जब विद्यालय में गए तो पढ़ने के लिए गए हैं, कोई काम करने के लिए नहीं। इतना भी आप अपना सेंस लगाइएगा। दूसरा कह रहा है कि ताकि वे छात्र भ्रमित हो जाएं। देखिए, एक शिक्षक जो होता है आपके भ्रम को दूर करता है, ना कि भ्रमित करता है। तो ये भी ऑप्शन पर गलत होगा। दूसरा कह रहा है तीसरा कि ताकि बच्चों में खोजात्मक प्रवृत्ति विकसित हो गए। देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, अब कॉमन चीज देखते हैं। यहाँ पे खोज की बात कहा है और यहाँ पे खोजात्मक की बात किया है, प्रवृत्ति की बात किया है। प्रवृत्ति का मतलब होता है गुण की बात किया है। यहाँ पे विकसित करने का मतलब होता है उसमें जागृत करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जितने भी लोगों का आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। यहाँ पे चौथा देखिए, ताकि शिक्षक को अपने परीक्षा में अंक मिल सके। देखिए, शिक्षक को परीक्षा में अंक नहीं, यहाँ पे छात्रों के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर जो गया था आपका यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे। देखिए, अगर क्लास बेहतर लगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और कोई भी आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, उसे देखकर आपके डाउट को दूर किया जाएगा। शेयर जरूर करिएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या कह रहा है कि गणित में खोज आधारित अधिगम से छात्र जो होते हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। मतलब यहाँ क्या कहा है, अगर खोज करेगा बालक तो तर्क करेगा, अगर तर्क करेगा तो चिंतन भी करेगा, चिंतन करेगा तो एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचेगा। तो राइट आंसर जो था आपका तीसरा एकदम सही था। ये थे कॉमन। अब तीसरे प्रश्न में हम कॉमन देखते हैं क्या है। ये प्रश्न भी बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि जब छात्र गणित की कक्षा में त्रुटियां करते हैं, मतलब जो छात्र हैं वो गणितीकरण करते समय कुछ त्रुटियां करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि उन्हें दंड देना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि दंडित करने की बात कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत है, निगेटिव वर्ड है। दूसरा कर रहा है कि उन्हें डांटना चाहिए। देखिए, डांटने की बात किया है, ये भी निगेटिव वर्ड है। और तीसरा कर रहा है कि त्रुटियों का विश्लेषण, मतलब क्या है कि किस प्रकार से वो विश्लेषण मतलब होता है त्रुटियां कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, इसकी जानकारी जुटाना। फिर इसके बाद कह रहा है सही मार्गदर्शक देना। मतलब कह रहा है कि मार्गदर्शन देना, मतलब इसका मतलब ये कि कहाँ से त्रुटियां कर रहे हैं, जहां से त्रुटियां कर रहे हैं उसे पकड़कर क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे त्रुटियां करते हैं तो इसमें देखिए क्या है, विश्लेषण करने की बात कर रहा है, और त्रुटियां तो इसमें ही है। प्रश्न में जो पूछा है अगर वही से मिलता जुलता अगर ऑप्शन में भी हो तो वो भी आपका सही होगा। यहाँ पे कह रहा है मार्गदर्शक और विश्लेषण करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो बालक गलतियां पे गलतियां करता रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका
यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे त्रुटियां दिया है, यहाँ पे भी त्रुटियां दिया है, और यहाँ पे करा शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो मार्गदर्शन करना चाहिए एक छात्र का। और देखिए विश्लेषण की बात अगर पूछ रहा है तो गणित की कक्षा है तो विश्लेषण यानी उसकी खोज परख को ध्यान में रखना होगा। तो ये थे कॉमन पॉइंट इस तीसरे प्रश्न में। अगर आपके कमेंट में कोई जवाब देना है तो प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी दिए जाएंगे। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि गणित शिक्षण में त्रुटियां सीखने का अवसर होती हैं। इतना याद रखिएगा, अगर बालक गणितीयकरण में कोई त्रुटियां कर रहा है, कोई भी प्रश्न में अगर त्रुटियां कर रहा है तो वो सीखने का एक पहला चरण होता है। शिक्षक को चाहिए कि उसकी विश्लेषण करके संकल्पनाओं को स्पष्ट करें कि किस प्रकार से वो गलतियां कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, ये कर रहा है हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न। इसमें देखिए क्या त्रुटि इसमें कॉमन है उसको देखिएगा, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है संख्या की भावना। भावना का मतलब कह रहा है कि जो सेंस है, यहाँ पे नंबर सेंस का क्या अर्थ होता है। तो पहला कह रहा है कि बड़ी संख्याओं को याद, देखिए याद करना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मौलिक संख्याएं जानना, मौलिक संख्याओं की अगर बात करें हम तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 1 2 3 है, 4 से 9 तक जो मौलिक संख्याएं हैं, इसकी यहाँ पे संख्याएं जानना ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि भावनाओं को जानने के लिए, तो भावनाओं को जानने के लिए आपकी समझ को विकसित करना होगा, तुलना करने आना चाहिए, इसके बीच संबंध को समझना आना चाहिए, गुणा तालिका रट लेना। देखिए रट करना ये निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे कहा है संख्या भावना की बात किया है तो भावना आपके तुलना में आएगी, समझ में आएगी। देखिए भावना है तो भावना के अंतर्गत समझ आएगा, क्योंकि आपकी क्या सोच रहे हैं, क्या भाव है, तो उस समझ के अंतर्गत ही आएगा। और इसमें संबंध, अगर आपकी भावना है तो समझ भी आएगा। तो ये हैं आपके कॉमन पॉइंट इसमें चौथे में। तो इसका राइट आंसर जो गया था तीसरे के साथ गया था। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, व्याख्या में ये कह रहा है कि संख्या की भावना का मतलब ये होता है कि छात्र यह समझ पाए कि संख्याएं क्या दर्शाती हैं। जैसे क्या है कि अगर आपको बोलना है 5 लिखना है तो 5 आपने हिंदी में लिखा, तो अब कहेंगे कि इसे आप नंबर सिस्टम में लिखिए। तो बालक क्या करेगा, 1 2 3 4 5 करेगा। अब ढूंढेगा कि इसमें 5 कौन सा है, तो कहेगा ये रहा आपका 5। तो इसकी ज्ञान होना, एक दूसरे के से संबंध क्या है इसको जानना ही क्या होता है, एक भावात्मक इसका गुण होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही आंसर इसका उचित होगा। और आप लोग समझेंगे कि इस प्रश्न में, इस जो 5वां प्रश्न, इसमें क्या इसमें कॉमन पॉइंट है। तो देखिए क्या पॉइंट है इसमें कॉमन। ये कह रहा है कि प्रभावी गणित शिक्षण में मूल्यांकन का सही तरीका कौन होता है। मूल्यांकन मतलब क्या है कि मूल्यों का अंकन करने। मूल्यांकन का मतलब होता है कोई जो मूल्य है उसका अंकन करना। जैसे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सेब है तो इसका मूल्य क्या है। तो अगर मान लीजिए 12 रुपये हैं एक सेव का दाम, तो 12 सेव का दाम क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस तरीके से उसका मूल्यों का अंकन कर सकते हैं। प्रभावी करा है, पहला तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रभावी कहा है, दूसरा कहा है शिक्षण की बात किया है, तीसरा इसमें मूल्यांकन का सही तरीका कहा है। तो पहला करा है कि केवल अंतिम परीक्षा लेना। देखिए केवल अंतिम निर्णय तक पहुंचना ही उचित नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। सतत और समग्र मूल्यांकन, समग्र में सभी चीज आ जाएंगे तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। देखिए मूल्यांकन की बात किया है तो यहाँ पे मूल्यांकन इसमें ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रभावी तरीके की बात किया है। तो सतत मतलब होता है लगातार, और समग्र मूल्यांकन मतलब होता है सभी को एक साथ लेके चलना। और तीसरे में कह रहा है यहाँ पे केवल, तो केवल देखिए इसमें भी मूल्यांकन है लेकिन यहाँ पे केवल शब्द लगा दिया तो ऑप्शन गलत होगा। और इसमें भी केवल शब्द है, इसे भी निगेटिव मान लीजिएगा। तो यहाँ पे केवल होमवर्क पर आधारित मूल्यांकन करना गलत होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है, बताया गया है कि गणित में सतत समग्र मूल्यांकन यानी सीसीसी, ठीक है, सीसीसी छात्रों की सोच समझ और कौशल का, यहाँ पे कह रहा है कि नियमित आकलन संभव होता है इसके द्वारा। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिसके द्वारा क्या होते हैं, बालक अपने शिक्षक जो होते हैं अपने मटेरियल यानी जो भी टीचर से संबंधित, टीचिंग से संबंधित जो भी लर्निंग मटेरियल है उसके द्वारा बालकों को सिखाते हैं। तो छठा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। ये हमारा कह रहा है कि एक कुशल गणित शिक्षक की पहचान क्या होती है, मतलब जो शिक्षक होता है गणित का उसकी पहचान क्या होती है। तो पहला कह रहा है हमारा, याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बताया कि केवल शब्द काट दीजिएगा जहां पर भी हो। तो यहाँ पे देखिए केवल बोर्ड पर प्रश्न हल करना, केवल बोर्ड पर प्रश्न हल कर देंगे लेकिन बालक की जो शंका है उसे दूर नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक शिक्षक का गुण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन का क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होता है, केवल जो पाठ्य पुस्तक है उसी पर निर्भर होगा, आप तार्किक चिंतन के द्वारा नहीं सिखाएंगे, तो ये ऑप्शन का आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि वह छात्रों को सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करे।
प्रेरित किया है, तर्क किया है, सोचना किया है। तो ये जो है आपके कॉमन पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुशल करने के लिए, कुशल छात्र बनाने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा, तर्कात्मक सोच विकसित करनी पड़ेगी, सोचने की प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। तो ये देखिए तीसरे में देखिए आपकी यहाँ पे केवल शब्द दिया है, चौथे में, ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का तीसरा आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कुशल शिक्षक छात्रों की गणितीय सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है ताकि बालक क्या है अपनी दैनिक दिनचर्या में उसका उपयोग कर सके। यहाँ पे देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये हमारा कह रहा है कि यदि कोई छात्र कराए, याद रखिएगा, कोई छात्र जीरो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, या कराए कि यदि कोई छात्र कहता है कि जीरो जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला कराए कि उसे गलत कहकर चुप कराना। देखिए चुप नहीं कराएंगे, जो भी उसकी कठिनाइयां हैं, अगर गलत बता रहा है तो उसे बताने का प्रयास करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि उसे दंड देंगे। दंड तो नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, कह रहा कि उसकी अवधारणा सुधारते हुए जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर को यहाँ पे समझाना होगा ताकि बालक क्या है सीख सके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोई छात्र कहता है कि जीरो जो है प्राकृतिक छोटी संख्या है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या है, उसकी जो अवधारणा गलत बता रहा है। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या आपकी जो है यहाँ पे सबसे छोटी आपकी जीरो नहीं है, तो यहाँ पे अवधारणा को सुधारना आपको ढूंढना पड़ेगा और प्राकृतिक संख्याओं के अंतर को समझाना पड़ेगा कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है और कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि इस प्रकार की गलतफहमी को शिक्षक का अवसर मानते हुए, याद रखिएगा शिक्षण का अवसर मानते हुए शिक्षक को सही समझ विकसित करना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 8वां प्रश्न। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण, यहाँ पे गणित शिक्षण की आवश्यक सामग्री क्या है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे समय व्यतीत करने के लिए, दूसरा कह रहा है कक्षा में को सजाने के लिए, और तीसरा कह रहा है अवधारणाओं को मूर्त और अनुभवजन्य बनाने के लिए, और चौथा कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखते हैं कितने लोगों का इसमें आपका आंसर सही होता है। जिन लोगों का सही होगा अगली क्लास में उनका नाम भी बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि समझ आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि समझ, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि समझ यानी जो तर्क है, तर्क की बात कर रहा है। तर्क आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या, पहला करा कि रटना सिखाना। देखिए तर्क करेगा तो रटना ही केवल नहीं होगा, केवल दिया है गणना सिखाना, यह भी गलत होगा। प्राकृतिकात्मक ज्ञान के साथ साथ वैचारिक स्पष्टता को भी आना चाहिए, यानी जो भी उसकी कमियां हैं उसे दूर करके उसे सिखाने का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए केवल नहीं होना चाहिए, राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। इसकी क्या है व्याख्या उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि केवल गणना नहीं बल्कि क्योंकि कैसे का उत्तर भी समझाना वास्तविक शिक्षा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगर बालक क्या क्यों कैसे कर रहा है तो उसकी दूर करना भ्रमियों को एक शिक्षक का यहाँ पे कर्तव्य है। अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वां हमारा कर रहा है यहाँ पे कि त्रुटियों को गणित शिक्षण में किस रूप से देखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा इसे सफलता की राह हमें देखना चाहिए, ये बालक की अवसर होता है उसे सिखाने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि असफलता के रूप में देखनी चाहिए, गलत है। दंड देने के योग्य कार्य कर रहा है, गलत है। अधिगम के अवसर के रूप में होना, देखिए अवसर बताया यहाँ पे अवसर होना चाहिए। उपेक्षा करनी चाहिए, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है त्रुटियां ये संकेत देती है छात्र किस सोच प्रक्रिया से गुजर रहा है, मतलब वो अपना तर्क कर रहा है, लगा रहा है, गलत हो जा रहा है लेकिन फिर भी सही करने का प्रयास कर रहा है। अगर 11वें प्रश्न की बात किया जाए तो 11 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आवाज की समझ यानी सेंस आप यहाँ पे कर रहा है कि क्वांटिटी विकसित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला कविता पाठ, ये तो हिंदी से जाएगा। ऑप्शन गलत होगा। कहानी सुनना, ये भी हिंदी से जाएगा, ये भी गलत होगा क्योंकि गणित की बात किया है। तो यहाँ पे मापना, तुलना करना, जोड़ना, यही राइट आंसर होगा आपका। राइट आंसर होगा आपका तीसरा। जितने भी लोगों का तीसरा आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या है देख लेते हैं। व्याख्या नहीं सॉरी, यहाँ पे अब आपके केवल प्रश्न चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि गणित की समस्या का कई तरीकों से समाधान करना क्या उद्देश्य है, करने का क्या उद्देश्य है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि छात्रों को भ्रमित करना, भ्रमित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समय बिताना, ये भी नहीं कर सकते। रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। केवल अभ्यास कराना, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन में कॉमन ढूंढिए। प्रश्न में कह रहा है कि गणित की समस्या का कई तरीकों से समाधान, कई तरीकों से बात कर रहा है, अनेक तरीकों से यानी तर्क के माध्यम से। अब तर्क करेगा
तो कोई विश्लेषण कोई कार्य करेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे रचनात्मक प्रोत्साहित करेगा। आगे बढ़े यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न हमारा ये करा कि यदि कोई छात्र कहता है कि 2/3 बड़ी संख्या है क्योंकि 3 बड़ा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। पहला करा कि छात्र समझदार है, दूसरा छात्र अंश और हर को समझ नहीं पा रहा है, तीसरा करा कि छात्र गणना में अच्छा है, चौथा करा कि छात्र मस्ती करा। तो मस्ती करना, और याद रखिएगा जो मस्ती करना है इसे आप लोग क्या करिएगा, काट दीजिएगा। छात्र समझदार है नहीं, यहाँ पे छात्र गणना में अच्छा है, यानी गणना अच्छे तरीके से कर रहा है। यहाँ पे 2/3 की बात किया है और 3 बड़ा है ऐसी बात कर रहा है, तो आप समझिएगा यहाँ पे छात्र जो है वो गणना कर ले रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहा गणित की कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की प्रश्न शैली अपनानी चाहिए, यानी कैसा प्रश्न हो जिससे बालक रुचि ले। तो पहला करा है कि हाँ ना वाले प्रश्न, केवल वाले, देखिए केवल शब्द काटिएगा, खुले अंत वाले आपके करा है अभिसारी प्रश्न की बात कर रहा है, कठिन और जटिल प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पे 14 का कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, खुले अंत वाले, यानी अपने विचारों के द्वारा उसका आंसर बताना। जैसे हम कह सकते हैं कि बालक से कहेंगे कि आप 6 कितने प्रकार से लिख सकते हैं। कई बालकों से पूछेंगे, कोई कहेगा कि 2 + 4, कोई कहेगा कि यहाँ पे 3 + 3, कोई कहेगा कि 5 + 1, कोई कहेगा कि 6 + 0। ऐसे करके बालक अपने अपने तरीकों से उसका उत्तर दे सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या कर रहा है। 15 का ये करा कि गणित सोच को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग सबसे प्रभावी है। पहला करा याद करने का अभ्यास। देखिए याद करना आपका गलत होगा, गतिविधियां और समस्या समाधान एकदम राइट आंसर होगा। यहाँ पे लंबे लेक्चर नहीं देना है ताकि बालक उब जाए, केवल होमवर्क नहीं देना है, याद करना है। देखिए तीनों में, देखिए ये तीनों प्रश्न में देखिए लेक्चर देने की बात कर रहा है, केवल की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है। ये तो तीनों जो प्रश्न है गलत है। राइट आंसर आपका बचेगा यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 16 का हमारा करा कि गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे करा कि गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यानी मूल्यों का अंकन किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे करा है पहला छात्रों की रैंक निकालना। रैंक निकालने की बात नहीं करा कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा नंबर पढ़ रहा है, इसमें ये देखना है कि बालक कितने अच्छे से सीख रहा है। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, कमेंट करिएगा। पास फेल में नहीं करना है, शिक्षण में सुधार लाना और अधिगम को समझना। एकदम सही है कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, अगर सीख नहीं रहा है तो क्या कमी उसको दूर किया जाना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का प्रश्न देखिए कह रहा है कि बच्चों में मूल्यांकन भय को कैसे कम किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि कठिन प्रश्न पूछकर, दूसरा सतत और अनौपचारिक मूल्यांकन से, तीसरा कह रहा है कि डांट फटकार कर, चौथा कह रहा है केवल रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे डांट फटकार कर, केवल, इन सभी को आप तुरंत काटिएगा। कठिन प्रश्न दिया है इसे भी काट दीजिएगा। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। कुछ आप अपना सेंस भी लगाइएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि 18वां प्रश्न है आज की क्लास का। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, अधिगम में पूर्व ज्ञान कर रहा है कि नॉलेजेबल जो यहाँ पे फियर है उसे की भूमिका क्या है। तो पहला यहाँ पे करा है कोई भूमिका नहीं होती, बिना भूमिका के तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो गलत है। नई जानकारी समझने में सहायता करती है। देखिए क्या करा है कि नई जानकारी समझने, यानी अलग अलग तरीकों से नई नई जानकारी अर्जित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। छात्रों का उलझाना नहीं है, केवल यहाँ पे करना है। ये सब निगेटिव पॉइंट है, आप देखिएगा कि कौन सा इसमें मिल रहा है। पूर्व ज्ञान की बात किया है तो यहाँ पे देखिए नई जानकारी के साथ उसको सहायता में मिलती है, जो पहले सीखा है उसे क्या है अब के ज्ञान में जोड़कर सीख रहा है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। देखिए 19वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। 19वां प्रश्न ये कर रहा है हमारा, गणित शिक्षण में समूह कार्य से क्या लाभ है। तो पहला कर रहा है कि शोर शराबा होता है। देखिए शोर शराबा से कुछ नहीं, जहाँ शोर शराबा होगा समझिए बालक सीख भी रहे हैं, तो समय की बर्बादी नहीं होती है, ये भी अपना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कर रहा है कि सहयोग और संवाद कौशल विकसित करने के लिए एकदम राइट आंसर होगा आपका तीसरा एकदम करेक्ट होगा। करा शिक्षकों को आराम फरमाने के लिए नहीं होना चाहिए। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला करा कि गणित केवल होशियार बच्चों के लिए। देखिए केवल शब्द दिया है तो काटिएगा। गणित सभी के लिए कठिन विषय है, तो ये भी कठिन भी नहीं है। करा सही शिक्षण विधियों से गणित सभी के लिए रोचक बन सकती है। अगर शिक्षण विधियों का सही से प्रयोग किया जाए तो सभी लोग सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। गणित केवल, यहाँ पे देखिए केवल परीक्षा के लिए होना चाहिए, नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स
बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे जरूर डालिएगा, उसे दूर किया करने की यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी। और आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, अपनी तैयारी जोरों पे रखिएगा। किसी भी प्रकार की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को यहाँ पे परमा एजुकेशन चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।